हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSR क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर का है, यानी कि क्वेश्चन बैंक का है और क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसमें बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। चलते हैं, आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है संख्या 0.32 पर आवर्त है का सरलतम रूप है, यानी कि 0.32 पर आवर्त है, इसका क्या कहता है, सरलतम रूप क्या होगा। देखिएगा पहला ऑप्शन 8/25 है, बी में उसके बाद है 32/99 है, सी में 16/45 है, डी में क्या है 29/90 है। इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देखिएगा किस प्रकार से हल करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का हल, देखिएगा ये बॉक्स है, यही बॉक्स में पूरा हल मतलब करेंगे, यानी कि 0.32 पर आवर्त है, यानी कि 0. देखिएगा 0.3 है, 2 पर आवर्त है, क्या है 2 पर आवर्त है। यदि मान लीजिए आवर्त यहाँ नहीं रहता, आवर्त नहीं रहता, तब क्या करते हैं, 32 लिख करके नीचे में कर देते हैं 2 को 0, काहे कि दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसको काट करके आंसर निकाल देते हैं। काट के आंसर निकाल देते तो 4 बेरी में काटते, ये कर देता मेरा 8 बारी में, और ये कर देता 25 बेरी में, ये चलाता 8/25, 8/25। ऐसा नहीं है, जैसे रहेगा 0.32। यदि मान लीजिए दोनों पर आवर्त रहता, दोनों पर आवर्त रहता तो कर देते 32/99, 32 कर देते 99, ऐसा भी नहीं। देखिए है कैसा है, 0.32 पर आवर्त है, क्या है 2 पर आवर्त है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिएगा करना क्या है, सबसे पहले 32 लिख देना, यानी कि 32 लिख देना है। क्या कर देना है, 32 लिख देना है। अब देखिएगा नीचे में क्या लिखना है, देखिएगा क्या गो अंक पर आवर्त है, एगो अंक पर आवर्त है तो एगो 9 लिखेंगे, एगो 9 लिख देंगे। और देखिएगा कितना अंक पर आवर्त नहीं है, देखिए 3 पर आवर्त नहीं है, यानी कि 1 अंक पर आवर्त नहीं है, इसमें एगो 9 लिख देंगे। एक क्या करेंगे, एक 9 लिख देंगे। उसके बाद जिस पर आवर्त नहीं है ऊपर वाला में उसको घटा देंगे, 3 को घटा देंगे। घटाइएगा 32 में से 3 घटा देंगे, आपका बच जाएगा 29, 29 बच जाएगा 29/90, 29/90, यही आपका सही आंसर है 29/90। जो देखिएगा 29/90 जो दोस्तों आपका है 29/90, ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है तथा यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा, 1/α + 1/बीटा का कहता है इसमें मान निकालने के लिए। तो देखिएगा 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा पहले। इसमें बहुपद दिया हुआ है x² + 2x + 3। देखिएगा द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, उसका मूल 2 गो होता है। मूल क्या गो होता है, मूल 2 गो होता है या शून्यक 2 गो होता है, और इसके बीच में संबंध होता है। जैसे आपको कहेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल, ये आपका होता है -b/a, -b/a। यदि आपसे कहेगा अल्फा बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल, ये आपका हो जाता है c/a, c/a। यदि आपसे पूछ दिया जाए 1/α + 1/बीटा, तो ये आपका हो जाता है -b/c, -b/c। 1/α + 1/बीटा ये आपका हो जाता है -b/c, -b/c। इसमें देखिएगा a का मान x² में नहीं पूछा तो यहाँ 1 है, तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 2, c का मान हो जाएगा 3। तो इसका मान निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे 1/α + 1/बीटा -b/c। तो देखिएगा यहाँ माइनस लिख देंगे, b का मान 2 है, 2 हो जाएगा। उसके बाद c का मान 3 है, 3 हो जाएगा, -2/3, -2/3।
देखिएगा -2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम पूरा पूरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन भले ही 10 गो है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और इसी प्रकार का वीडियो हमारे प्रतिदिन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 तथा एक रैखिक समीकरण यानी कि लाइनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण, दोस्तों रैखिक समीकरण जो होता है, जिस समीकरण का घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, जिसका घात 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, जिसका घात 3 होता है उसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। तो रैखिक का मतलब होता है एक, रैखिक का मतलब हो जाएगा एक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अच्छा उसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक, विवेचक क्या है, विवेचक निकालना है। देखिए विवेचक को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या इसी को बोला जाता है विविक्तकर, विविक्तकर कहिए, विवेचक कहिए, अंग्रेजी में इसी को कहिए डिस्क्रिमिनेंट, ये सब एक होता है। और विवेचक को सूचित किया जाता है डी से। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ये जो आप लोगों का द्विघात समीकरण है ये है 2x² - 4x + 3 = 0। इसमें देखिएगा ये आपका करेगा काम ए का काम माने नाम, बी का मतलब -4, सी का मतलब निकल गया 3, सी का मतलब निकल गया 3। आपको कहेगा निकालिएगा डी फॉर होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसी को बोलते हैं विवेचक या विविक्तकर। तो दोस्तों डी बराबर होता है b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ निकाल सकते हैं b का मतलब -4 यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर माइनस करेंगे 4 इंटू ए का मान है 2, ए का मान 2 करेंगे, फिर इंटू सी का मान है 3। तो देखिएगा क्या निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8, 8 3 24। तो 16 में से घटा देंगे 24 -8, देखिएगा -8 कहाँ है। तो -8 आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पूरा पूरा निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कहता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, एपी 5 7 9 11 का 7वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा। देखिए एपी कहते किसको है, मतलब किसी संख्या को किसी क्रम के अनुसार लिखने, मतलब लिखने पर जो है एपी मतलब किसी संख्या को किसी मतलब समान अंतर के साथ जब कोई पद को लिखा जाता है तो उसी को बोलते हैं एपी। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ 5 लिखे हैं, यहाँ 7 लिखे हैं, यहाँ 11 लिखे हैं, यहाँ 13 लिखे हैं। देखिएगा इसमें क्या है, दो पदों के बीच का अंतर समान है। जैसे यहाँ से यहाँ का अंतर, जैसे यहाँ से यहाँ का, इसको 3 कर देते हैं, समझ में चल आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ का अंतर 2 है, इसके बीच का देखिए यहाँ से हम 2 बढ़ा, यहाँ से हम फिर 2 बढ़ा, तो बीच में 9 भी डाल दीजिए, डाल देते हैं 9। यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान रहता है तब जाकर के एपी में रहेगा, यदि अंतर समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं रहेगा। और अंतर जो रहता है उसी अंतर को बोलते हैं सार्वंतर यानी कि डिफरेंस, जिसको डिनोट किया जाता है डी से। चलिएगा समझते हैं इसमें सवाल पूछ क्या रहा है। इसमें एपी दिया हुआ है, एपी देखिएगा 5 है, एपी है 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, का निकालना है 7वां पद, 7वां निकालना है, 7वां पद, 7वां पद। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का मान पता करेंगे। ए का मतलब होता है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। तो ए का मान प्रथम पद, ए का मान 5, ए का मान निकल गया 5। अब निकालेंगे डी का मान, डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सार्वंतर। दूसर का पद में से पहला पद को घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका बच गया 2। देखिएगा ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब किसी भी पद का कहेगा मान निकालने के लिए मान निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को कहेगा 10वां पद निकालने के लिए, कौन पद, 10वां पद के लिए लिखेंगे
दसवां पद के लिए लिखेंगे a प्लस 9d, a प्लस 9d, यानी कि जोन पद कहेगा निकाल ले, एगो ए लिख देना है और उसमें से एक कम करके मतलब एक घटा करके डी लगा देना है। जैसे आपको कहेगा 100वां पद निकाले ले, 100वां पद कहेगा निकाले ले, तो एगो लिखेंगे ए, 99 को लिखेंगे डी, 99 को लिखेंगे डी। जैसे आप लोगों को कहेगा 75वां पद निकाले ले, आप लोगों को कहेगा 75वां पद निकाले ले, तो एगो लिखेंगे ए, एगो लिखेंगे ए और 74 को लिखेंगे डी, 74 को लिखेंगे डी। चलिए मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको हल कर रहे हैं। इसमें देखिएगा कौन पद पूछ रहा है, इसमें पद पूछ कौन रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें कौन सा पद पूछ रहा है, तो इसमें कहता है 7वां पद, क्या कहता है 7वां पद, तो लिखेंगे इसीलिए 7वां पद, 7वां पद। 7वां पद के लिए लिखेंगे a प्लस 6d, a प्लस 6d, यानी कि जोन सा पद कहेगा एगो ए लिख देंगे, उसमें से एक कम करके उतना डी लगा देंगे। चलिएगा ए का मान देखिए कितना है, ए का मान 5, 5 प्लस 6 गुना और डी का मान 2 है, डी का मान 2 है। देखिएगा 6 दूना 12, 5 17, यानी कि 5 प्लस 12 हो गया आपका 17। इसका सही आंसर हो जाएगा 17। देखिएगा 17 कहाँ है, तो 17 है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। चलिए आइए 6 में कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा हम बोल देते हैं, मैनेज कर लीजिएगा, राइटिंग मेरा सही थोड़ा सा गड़बड़ बनता है। चलिए उसके लिए अपना कॉपरेट कर लीजिएगा अपना को। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, 4:9 है, यानी कि 2 संगत त्रिभुज है, उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है 4:9 है। तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा समरूप त्रिभुज का संगत भुजा जो होता है, संगत भुजाओं का अनुपात और उसके क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बताते हैं लिख करके, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 समरूप त्रिभुज है, वो त्रिभुज यहाँ बनाते हैं ABC है और एगो बनाते हैं PQR, यानी कि 2 समरूप त्रिभुज है जिसके संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, 4:9 है। संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है और पूछेगा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, दोनों भुजा का वर्ग कर देना है, दोनों भुजाओं का वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16:81, 16:81, 16:81 हो जाएगा, 16 हो जाएगा 81। यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा, तो जो भुजा का मान दिया रहेगा दोनों का वर्ग कर देना है, दोनों का वर्ग कर देना है, बस आपका निकल जाएगा। इसे मान लीजिए इसी में आपको कहता कि 5:9 है, 5:9 है, तब कर देते हैं 25:81, 25:81। यदि इसी में मान लीजिए आपको कहता कि भुजाओं का अनुपात 16:25 है, 16:25 है, तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है 16 का 256 और इसका हो जाता है 625। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से है। कहता है बिंदु 4, किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। थोड़ा सा देखिएगा, पहले यहाँ 2 अक्ष बनाते हैं, ये सोया हुआ जो रहता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, ये आपका होता है एक्स अक्ष और ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष, ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। देखिए आपको मैथ में कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, आप भी मैथ सीख जाइएगा। उसके बाद देखिएगा सोया वाला को बोलते हैं एक्स अक्ष, जो खड़ा रहता है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और जहाँ एक दूसरे को काटता है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन, मूल बिंदु बोलते हैं, और यानी कि उसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसको ओ से सूचित किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है ओ से,
और इसका निर्देशांक जो होता है ये होता है 0,0, 0,0। अब देखिएगा यहाँ से दायां तरफ चलेंगे तो इधर प्लस में, बायां आएंगे माइनस में, ऊपर जाएंगे प्लस में, नीचे आएंगे माइनस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। तो ये होता है एक्स अक्ष, इधर लिखते हैं एक्स, इधर लिखते हैं एक्स, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स। माइनस दिखाने के लिए इसमें लगा देते हैं डैश, ऊपर लिखते हैं वाई, नीचे लिखते हैं वाई डैश। अब देखिएगा ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिल करके इस तल को 4 भाग में बांटता है, इस तल को 4 भाग में बांटता है। इसी को बोलते हैं, मतलब इसी को बोलते हैं कार्तीय तल, और प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये आपका हो जाता है पहला चतुर्थांश, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये आपका हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। इसमें देखिएगा प्लस 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 प्लस, मतलब दोनों मान प्लस में, दोनों मान प्लस में। इसमें रहेगा माइनस कमा प्लस, इसमें रहेगा माइनस कमा माइनस, इसमें रहेगा प्लस कमा माइनस, प्लस कमा माइनस। अब देखिएगा आपको जो बिंदु दिया हुआ रहेगा उस बिंदु के चिन्ह को देखना है, बिंदु के चिन्ह को देखिए। जैसे यही है 4 - 3, 4 - 3, यानी कि पहला प्लस में है, दूसरा का माइनस में है। देखिएगा प्लस माइनस कौन में आता है? तो प्लस माइनस आपका चला आया ये में, ये चौथा में चला आया। कौन में चला आया? चौथा में चला आया, चौथा में। तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यदि यही मैं आपसे पूछता, बताइए -6, -7, -6, -8, ये किस में है? -6, -8 पूछेगा ये कौन सा चतुर्थांश में है? तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस 3 नंबर घर में कौन जाएगा? 3 नंबर चतुर्थांश में। यदि मान लीजिए आपसे कहता बताइए -6,8, तो -6,8 माइनस प्लस, ये आपका दूसरा में चला था। कौन में चला था? दूसरा में चला था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इतना तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। cos 45, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान लीजिए कोई वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो पहले आप समझिए स्पर्श रेखा होता मतलब स्पर्श रेखा आने के होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। देखिए ये गोलाकार आकृति रहता है, इसको बोलते हैं वृत्त, और वृत्त का भी पूरा घेरा रहता है, इसको बोलते हैं परिधि। इसको परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं या परिमिति बोलते हैं, ऐसे को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, मतलब सरकमफ्रेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये सब हो गया। उसके बाद वृत्त को जो है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, देखिए प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये आपका हो गया छेदक रेखा, छेदक रेखा हो गया। ये आपका हो गया छेदक रेखा, ये आपका क्या हो गया? छेदक रेखा। और वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, ये स्पर्श कर रहा है। स्पर्श का मतलब केवल टच करना, और बाद क्या करते हैं? प्रतिच्छेद का मतलब काट के आर पार निकल जाना। तो ये क्या कर रहा है? ये स्पर्श कर रहा है, तो इसको बोलते हैं जीवा। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। इसको बोला जाता है जीवा। वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ा जीवा जो होता है उसको कहते हैं व्यास। उसको क्या कहते हैं? व्यास। चलिएगा उसके बाद समझिएगा कि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा वो आपका कहलाता है स्पर्श रेखा। क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा। से मान लीजिए यहाँ से खींच दिए, यहाँ से एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो एक बिंदु पर जब टच कर रहा है इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा भाषा पर ध्यान दीजिएगा। पूछेगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या गो? अनंत। और कहेगा वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है?
एक बिंदु पर मात्र एगो, एक बिंदु पर मात्र एगो। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि किस वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु का मतलब बाहर वाला बिंदु से, बाहर वाला बिंदु यहाँ से, बाहर वाला बिंदु से क्या गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए यहाँ से खींच देते हैं, इधर पूरा पूरा खींच देते हैं। एगो खिंचाएगा इन्ने से, एगो खिंचाएगा इन्ने से, यही दूगो होगा स्पर्श, ये दूगो की हो जाएगा, यही दूगो होगा स्पर्श रेखा, ये दूगो क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो गो स्पर्श रेखा, यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है। तथा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का, ये तो फॉर्मूला सीधे है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपका होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिएगा ये पाई r स्क्वायर जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और ये 2 पाई r स्क्वायर तो ये होता है मतलब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 2 पाई r स्क्वायर। और जब पूछेगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। उसके बाद पूछेगा गोला, गोला मतलब सौसा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं तो वीडियो को डेली देखिएगा। अगर आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो थोड़ा अपने स्टूडेंट को केयर कीजिएगा और गाइडलाइन भी दिया कीजिएगा और थोड़ा सा वीडियो भी उसको दिखवाइएगा और वीडियो से संबंधित उससे कुछ मतलब पूछताछ भी किया कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।